आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर 18 ऑफ सीपीसी 9008 जिसका टाइटल है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। सो ये ऑर्डर जो है वो बेसिकली दो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करता है। फर्स्ट सब्जेक्ट जिससे ये डील करता है वो है अरेस्ट बिफोर जजमेंट, यानी कि कोर्ट जजमेंट पास करने से पहले मुलजिम को अरेस्ट करने का ऑर्डर भी दे सकती है। टोटल 13 रूल हैं इस ऑर्डर के। जो फर्स्ट 4 रूल हैं इस ऑर्डर के वो इस सब्जेक्ट अरेस्ट से डील करते हैं। एंड दूसरा सब्जेक्ट जो कि इस ऑर्डर में डिस्कस किया गया है वो है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, यानी कि कोर्ट जो है वो जजमेंट पास करने से पहले जो मुद्दा ले है अटैचमेंट उसकी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट भी करने का ऑर्डर दे सकती है। और जो टोटल 13 रूल हैं इस ऑर्डर के उसमें से फर्स्ट 4 रूल इसके अरेस्ट के सब्जेक्ट से डील करते हैं और जो लास्ट रूल हैं यानी कि रूल 5 टू 13 वो इस अटैचमेंट के सब्जेक्ट से डील करते हैं। और जो रेलेवेंट सेक्शन है सीपीसी के जो कि इसी सब्जेक्ट यानी अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट से डील करते हैं वो है सेक्शन 94 एंड 95। वहाँ पर बेसिकली इन सेक्शन में जस्ट ये बताया गया था कि कोर्ट जो है वो जस्टिस पर्पस को सिक्योर करने के लिए जजमेंट पास होने से पहले फॉर द सेक ऑफ जस्टिस अरेस्ट करने का ऑर्डर भी दे सकती है डिफेंडेड को और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर भी दे सकती है। लेकिन वो अरेस्ट और अटैचमेंट किन कंसिक्वेंसेस में होगी, उनको करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वो प्रोसीजर के हवाले से जो सेक्शंस है वो साइलेंट थी क्योंकि वो सब्सटेंटिव प्रोविजन थी और सब्सटेंटिव प्रोविजन जस्ट राइट एंड ड्यूटीज़ बताती हैं। अगर वो राइट वायलेट हो जाएँ तो उनके बारे में क्या प्रोसीजर बताया जाए वो नहीं बताती। सो प्रोसीजर हमें जानना है तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर 38। प्रोसीजर जो है वो ऑर्डर 38 में बताया गया है। अब इन ऑर्डर को हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले एक जो कन्फ्यूजन है वो इधर ही क्लियर करके जाएँ कि यहाँ पर इसका टाइटल है, यहाँ पर आप वर्ड देखें तो ये वर्ड जो है वो है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। यहाँ पर बिफोर का वर्ड ये बता रहा है कि ऑर्डर 20 जो सीपीसी का है उसके तहत जजमेंट आनी है ना, तो उस जजमेंट के आने से पहले कोर्ट के पास पावर है कि जजमेंट के बाद अरेस्ट और अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं दे रही कोर्ट, जजमेंट से पहले दे रही है। और जो भी ऑर्डर जजमेंट से पहले आता है इसका मतलब वो केस को डिसाइड तो नहीं कर रहा, फाइनली डिस्पोज तो नहीं कर रहा। वो ऑर्डर जो कि ड्यूरिंग अ प्रूडेंसी ऑफ अ सूट आते हैं उसे हम इंटरिम ऑर्डर कहते हैं। तो वो इंटरिम ऑर्डर जो है इंटरिम ऑर्डर जो है ये बेसिकली ये जो ऑर्डर 38 है ना वो एक इंटरिम ऑर्डर की एग्जाम्पल से डील कर रहा है कि कोर्ट जो है इंटरिम ऑर्डर के ऑर्डर मद में कौन कौन से ऑर्डर पास कर सकती है। एक तो ऑर्डर 38 इस मैटर से डील करता है कि वो अरेस्ट और अटैचमेंट का ऑर्डर दे सकती है जजमेंट पास होने से पहले। और इसके अलावा और भी रेलिवेंट ऑर्डर हैं सीपीसी में जिसमें आपको इंटरिम ऑर्डर की एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी, जैसे कि ऑर्डर 23 टू 26 एंड ऑर्डर 38 टू 40। ये बेसिकली एग्जांपल्स बताती हैं, कुछ सिनेरियोज़ बता रही हैं जिसके अंदर इन ऑर्डर्स के अंदर वो सिनेरियो डिस्कस किए गए हैं जो मैंने आपके साथ ऑर्डर डिस्कस किए हैं जिसमें कोर्ट जो है इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है। यानी कि ऑर्डर ऑर्डर 23 टू 26 प्लस ऑर्डर 38 टू 40। इन ऑर्डर के अंदर वो सिनेरियोज़ डिस्कस किए गए हैं जिनमें कोर्ट जो है वो इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है। इन ऑर्डर में वो सब्जेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं जिनमें वो बातें बताई गई हैं जिन केसेस के अंदर कोर्ट इंटरिम ऑर्डर पास कर सकती है। जैसे कि ऑर्डर 38 के अंदर बताया गया है कि इंटरिम ऑर्डर की मद में ऑर्डर कोर्ट जो है वो अरेस्ट और अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकती है जजमेंट पास होने से पहले। ऑर्डर 23 के अंदर ये था कि पार्टीज़ के दरमियान कंप्रोमाइज़ हो गया तो कोर्ट ने उसी कंप्रोमाइज़ पे वो कैस फैसला कर दिया या विड्रॉ कर दिया पार्टी ने अपना सूट, तो कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि इनके दरमियान डिस्पोज हो गया है केस, विड्रॉ हो गया सूट। और 24-25 में सिक्योरिटी और पेमेंट के ऑर्डर्स थे कि वो सिक्योरिटी डिमांड कर रही थी या पेमेंट करवा रही थी डिफेंडेड से। 26 के अंदर कमीशन अपॉइंट करने का ऑर्डर है। 39 के अंदर इंजेक्शन स्टे ऑर्डर का जो कोर्ट ऑर्डर दे देती है। 40 के अंदर ऑर्डर जो है वो कोर्ट रिसीवर अपॉइंट करने का ऑर्डर देती है। सो ये सारे ऑर्डर जो हैं वो इंटरिम जो इन ऑर्डर्स के अंदर बताई हुए हैं ना केसेस, उन केसेस के हवाले से इंटरिम ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है। सो आई होप ये आपको पता चल गया होगा इंटरिम ऑर्डर क्या है और किन मैटर्स को इंटरिम ऑर्डर के मध्य में कौन से ऑर्डर कोर्ट पास कर सकती है और कौन से रेलिवेंट ऑर्डर हैं जो इंटरिम ऑर्डर से डील करते हैं और बिफोर जजमेंट ये ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। वो आपको अगर क्लियर हो गया तो अब हम लोग इसके रूल्स की तरफ जाते हैं।
सो पहला आपके पास रूल है, रूल 1। वो डील करता है कि वेयर डिफेंडेंट में बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर अपेयरेंस, यानी कि डिफेंडेंट से कब उसकी अपेयरेंस के लिए सिक्योरिटी तलब की जाएगी, कब उसकी डिमांड की जाएगी। ये क्या कहता है, रूल 1 इसको डिस्कस करते हैं। ओके, वेयर एट एनी स्टेज ऑफ अ सूट, सूट की किसी भी स्टेज पे, अदर देन अ सूट ऑफ नेचर रेफर्ड इन सेक्शन 16 क्लाउज ए टू डी, मतलब कि वो सूट जो कि सेक्शन 16 के क्लाउज ए टू डी में मेंशन किए हुए हैं, उन सूट को छोड़ के बाकी हर किसी सूट के अंदर किसी भी स्टेज के अंदर कोर्ट के पास ये पावर है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है बाय एफिडेविट और अदरवाइज, यानी कि किसी एप्लीकेशन के थ्रू वो सेटिस्फाई हो गई। अब इन्होंने बताया कि भाई सेक्शन 16 के क्लाउज ए टू डी में जो सूट मेंशन किए हैं, उन सूट को छोड़ के बाकी किसी भी सूट के अंदर किसी भी स्टेज पे कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है ना, बाय एफिडेविट या अदरवाइज यानी किसी दरख्वास्त के थ्रू, तब वो उससे सिक्योरिटी की डिमांड कर सकती है डिफेंडेड से। और सेक्शन 16 के क्लाउज ए टू डी में जो सूट बताए गए हैं, वहाँ पर उससे सिक्योरिटी की डिमांड नहीं कर सकती जजमेंट पास होने से पहले, यानी कि जजमेंट के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 16 के क्लाउज ए टू डी में जो सूट मेंशन किए गए हैं, वो बेसिकली थे इमूवेबल प्रॉपर्टी की ना रिकवरी से मुतल्लिक वो दावे थे, यानी कि अगर उससे मुतल्लिक केस होगा ना, तो वहाँ पर आपको जजमेंट पास होने के बाद ही कोर्ट आपको अरेस्ट कर सकती है। जजमेंट पास होने से पहले कोर्ट आपको अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं दे सकती, जो सेक्शन 16 क्लाउज ए टू डी में सूट मेंशन किए गए हैं। उसके अलावा कोई भी सूट हैं, उन तमाम सूट के अंदर किसी भी स्टेज पर कोर्ट अगर सेटिस्फाई हो जाती है एफिडेविट या अदरवाइज यानी दरख्वास्त के थ्रू, तो कि किस तरह वो, और वो सेटिस्फाई होने के क्या ग्राउंड है कि वो सेटिस्फाई हो जाती है कि दैट द डिफेंडेड विद इंटेंशन टू डिले द प्लेंटिफ or to avoid any process of the court or to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him। कोर्ट सेटिस्फाई हो गई कि कोई भी डिक्री जो कि इसके अगेंस्ट पास होगी डिफेंडेड इंटेंशनली जो है वो इसको डिले कर रहा है और कोई कोर्ट के प्रोसेस को अवॉइड कर रहा है और एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री को डिले कर रहा है जो कि इसके अगेंस्ट पास होगी। किस तरह ये उसको सेटिस्फाई हुआ है कि ये एक्शन ये कर रहा है, किस तरह ये डिले कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है, मतलब किस तरह कर सकता है। वो कह रहे हैं हैज़ एब्सकेंडेड और लेफ्ट द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट, मतलब वो मफरूर हो रहा है, भाग रहा है कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन से और भाग चुका है एंड इज़ अबाउट टू एक्सटेंड और लीव टू, या फिर वो छोड़ने वाला है, जाने वाला है कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन से, एंड हैज़ डिस्पोज ऑफ रिमूवल फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट इज प्रॉपर्टी एनी पार्ट, या फिर कोर्ट की लोकल लिमिट जुरिस्डिक्शन से अपनी पूरी प्रॉपर्टीज़ का कुछ हिस्सा रिमूव कर रहा है, डिस्पोज ऑफ कर रहा है। अगर तो इन 3 ग्राउंड पे कोर्ट सेटिस्फाई हो गई कि इन 3 एक्शंस के थ्रू डिफेंडेड इंटेंशनली तौर पर ये 3 एक्शन कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, जो भी डिक्री इसके अगेंस्ट पास होनी है इसकी एग्जीक्यूशन को डिले कर सके और कोर्ट के प्रोसेस को अवॉइड कर सके और प्लेंटिफ को डिले करवा सके। इस तरह वो सेटिस्फाई हो गए कि इसके इंटेंशन, इन एक्शन के पीछे बेसिकली ये इंटेंशन है। तो कोर्ट जो है वो क्या करेगी, कोर्ट जो है और क्लाउज बी कहता है कि दैट डिफेंडेड इज अबाउट टू लीव पाकिस्तान अंडर सर्कमस्टांसेस अफोर्डिंग रीजनेबल प्रोबेबिलिटी दैट द प्लेंटिफ विल और मे देयर बाय बी obstructed और डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिक्री दैट मे बी पास अगेंस्ट द डिफेंडेड इन द सूट। वो कह रहे हैं कि अगर तो कोर्ट को ये भी सेटिस्फेक्शन हो गई है कि डिफेंडेड जो है ना वो पाकिस्तान छोड़ने वाला है और इम्कानात यही हैं कि इसके इस तरह के एक्शन की वजह से ना जो भी डिक्री इसके पास इसके अगेंस्ट पास होनी है ना उसकी एग्जीक्यूशन जो है डिले होगी और उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगी। तो कोर्ट अगर ये सेटिस्फाई हो गई क्लाउज ए और बी के ग्राउंड्स के ऊपर डिफेंडेड के अगेंस्ट, तो वो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट इशू कर सकती है मेशुआ वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेड एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो काउज वाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपेयरनेस। सो कोर्ट जो है वो इसके अगेंस्ट वारंट, अरेस्ट वारंट जारी करेगी कि डिफेंडर को कोर्ट में लाया जाए और फिर उससे शो काउज नोटिस से शो करेगी कि आपसे हमें क्यों आपकी अपेयरेंस के लिए सिक्योरिटी नहीं लेनी चाहिए। यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि बेशक कोर्ट सेटिस्फाई हो गई है कि ये अपनी कोई प्रॉपर्टी कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से हटा रहा है, बेच रहा है, डिस्पोज कर रहा है, पाकिस्तान छोड़ के जा चुका है या जाने वाला है और चांसेस भी नहीं है कि पाकिस्तान वापस आएगा। अब इस एक्शंस की वजह से प्रोबेबिलिटी है कि जो डिक्री इसके अगेंस्ट पास होगी उसकी एग्जीक्यूशन डिले होगी, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगी। इवन दो कोर्ट सेटिस्फाई है, लेकिन कोर्ट इसके अगेंस्ट डायरेक्ट इसे अरेस्ट करके कोर्ट जेल में नहीं डाल रही, बल्कि इसके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट जारी करेगी सबसे पहले और इसे
इसे शो कॉज नोटिस देगी कि भई आए कोर्ट में और कोर्ट को सैटिस्फाई करे कि हम इसे अरेस्ट क्यों ना करें। अब ऐसा बेसिकली कोर्ट कर रही है क्योंकि ये आर्टिकल 10 ए कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है कि जब भी आपने किसी पर्सन के अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी इम्पोज़ करनी है तो पहले आप उसे फेयर ट्रायल दें। तो इस पर्सन का भी ये फेयर ट्रायल है कि बेशक कोर्ट सैटिस्फाई हो गई है, लेकिन वो पहले इसके अगेंस्ट कोई भी कानूनी एक्शन लेने से पहले, यानी इसे अरेस्ट करने से पहले, इसको एक फेयर ट्रायल, इसे शो कॉज नोटिस, इससे नोटिस भेजती है कि पहले ये आके कोर्ट को सैटिस्फाई करे कि हम इसे क्यों अरेस्ट ना करें। अब नेक्स्ट है कि प्रोवाइडेड दैट द डिफेंडेंट शैल नॉट बी अरेस्टेड इफ ही पे टू द ऑफिसर इंटरेस्टेड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ अ वारंट एनी सम स्पेसिफाइड इन द वारंट सफिशिएंट टू सेटिस्फाई द प्लेंटिफ क्लेम। कह रहे हैं कि अब जो अरेस्ट वारंट लेकर आया था ना बंदा, अब जाहिर सी बात है उस अरेस्ट वारंट के ऊपर एक सेटिस्फैक्ट्री अमाउंट मेंशन थी कि अगर इतनी अमाउंट आप मेंशन कर दो तो प्लेंटिफ का क्लेम सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर वो उतनी अमाउंट पे कर देता है, वो कह रहे हैं कि अगर डिफेंडेंट को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, अगर जो ऑफिसर जिसके एग्जीक्यूशन ऑफ अ वारंट, मतलब जिसके पास वो अरेस्ट वारंट था, जिसको ये अथॉरिटी थी कि वो इस अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता था, मतलब उस अरेस्ट वारंट की बेस पे वो इस डिफेंडेंट को अरेस्ट कर सकता था, उस ऑफिसर को जो सम स्पेसिफाई था वारंट में जो कि प्लेंटिफ के क्लेम को सेटिस्फाई करता था, अगर उसने वो अमाउंट ही पे कर दी, एंड सच सम शैल बी, यानी डिफेंडेंट ने वो अमाउंट पे कर दी, सच सम शैल बी हेल्ड इन डिपॉजिट बाय द कोर्ट, और वो अमाउंट जो है, तो वो कह रहे हैं इस सिचुएशन में प्रोवाइजो ये कहती है कि डिफेंडेंट को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा अगर तो वो ऑफिसर जिसने वारंट की एग्जीक्यूशन करानी थी और वारंट में जो पैसे अमाउंट स्पेसिफाई किए गए थे कि भाई इतने अगर आप पे कर दो तो प्लेंटिफ का क्लेम सेटिस्फाई है, उसने वो अमाउंट पे कर दिया, तो फिर उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। और ये जो पैसे इसने जमा करवाए ना, सच सम शैल बी हेल्ड एंड डिपॉजिट बाय द कोर्ट, ये कोर्ट में डिपॉजिट हो जाएंगे। कब तक डिपॉजिट रहेंगे? अंटिल द सूट इज डिस्पोज ऑफ और अंटिल द फर्दर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कब तक डिस्पोज रहेंगे? जब तक सूट डिस्पोज नहीं हो जाता या तब जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आ जाता। अब यहाँ तक तो फेडरल लेवल पे तो रूल 1 जो है वो हो गया एंड हमारा, लेकिन पंजाब में इसी रूल 1 की जगह पे एक फर्दर रूल 1 सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो पहले हम लोग उससे डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग रूल 2 की तरफ जाएँगे। पंजाब अमेंडमेंट में रूल 1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट है, वो क्या कहता है इसमें, कह रहा है डिफेंडेड टू बी कॉल्ड अपॉन टू फर्निश सिक्योरिटी, से सिक्योरिटी पे करने के लिए कहा जाएगा। डिफेंडेड को 2 सब रूल है। सब रूल 1 क्या कहता है? सब रूल 1 स्टेट दैट द कोर्ट ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, मतलब पहली पेशी पर कोर्ट ने क्या करना है, आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ अ प्लेंट एंड बीइंग सेटिस्फाइड टू द एक्जिस्टेंस ऑफ प्राइमा फेसाई केस, और प्लेंट की एग्जामिनेशन करने के बाद और जो भी प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट करता है उस पर सेटिस्फाई होने के बाद, मतलब जो अपना ना केस प्लेंट में ही जो स्टैब्लिश किया है, अपना स्टांस, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो प्लेंटिफ ने दिया है, वो कह रहे हैं कि अगर उसे लगता है कोर्ट को कि प्राइमा फेसाई केस एग्जिस्ट करता है, मतलब प्लेंटिफ फेवर में एग्जिस्ट कर रहा है, वो उस चीज़ की एग्जिस्टेंस की बेस पे और प्लेंट को एग्जामिन करने के बाद फर्स्ट हियरिंग पर ही कोर्ट ही डायरेक्शन देता है डिफेंडेंट को कि भाई आप ना टू फर्निश एडिकेट सिक्योरिटी फॉर द ड्यू सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डिग्री इफ पास अगेंस्ट हिम, मतलब वो कह रहे हैं डिग्री अगर इन फ्यूचर आपके अगेंस्ट पास हो जाती है तो उस डिग्री को सेटिस्फाई करने के हवाले से ना आप एक एडिकेट सिक्योरिटी ऑलरेडी ही कोर्ट में जमा करवा दो। सब रूल 2 कहता है कि वेयर द डिफेंडेंट फेल टू फर्निश सिक्योरिटी विद इन अ टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट, लेकिन अगर डिफेंडेंट क्या करता है, जो टाइम लिमिट कोर्ट ने फिक्स किया था उस टाइम लिमिट में वो एक एडिकेट सिक्योरिटी फर्निश नहीं करवाता, द कोर्ट में आफ्टर कंसीडरिंग द अवेलेबल रिकॉर्ड एंड फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड, कोर्ट जो है वो मौजूदा रिकॉर्ड को देखने के बाद और रीज़न को रिकॉर्ड करने के बाद प्रोहिबिट कर देगा डिफेंडेंट को फ्रॉम ट्रांसफरिंग और चार्जिंग इस प्रॉपर्टी इन एनी वे, मतलब कि अगर उसने सिक्योरिटी जमा नहीं करवाई तो कोर्ट उसे प्रोहिबिट कर देगा कि भाई अब आप अपनी प्रॉपर्टी को ना तो ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी ना तो सेल कर सकते हो, ना किसी और के नाम पे उसे विल में, ना इनहेरिटेंस में, किसी तरह आप उसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते इन एनी वे। और चार्जिंग, यानी ना आप मॉर्गेज पे दे सकते हो, ना उसे अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसे प्लेज कर सकते हो, ना उस पर लोन ले सकते हो, किसी तरह आप उसको चार्ज भी नहीं उस पे कोई क्रिएट करवा सकते, मतलब कोई डेप्ट लेने से भी उस पर मना कर देता है। अगर तो वो कह रहे हैं आपने ट्रांसफ़र या चार्ज करना है तो अब आप सिर्फ तभी कर सकते हो जब आप कोर्ट से पहले इजाज़त लेते हो। अब ऐसा करने के पीछे क्या लॉजिक है? कोर्ट को इसकी प्रॉपर्टी को इसको ट्रांसफ़र और चार्ज क्रिएट करने से क्यों रोक रही है अगर ये सिक्योरिटी नहीं जमा करवा रहा? क्योंकि भई देखो, अगर पहले इन फ्यूचर इसके अगेंस्ट कोई डिक्री पास हो जाती है और डिफेंडेंट भाग जाए, अंडरग्राउंड हो जाए, मिले ना, तो कोर्ट में जो इतनी लंबी लिटिगेशन चल रही है उसको क्या चलाने का फ़ायदा कि प्लेंटिफ को एट द एंड रिलीफ़ भी ना मिले। तो फिर क्या कोर्ट डिफेंडेंट को ढूँढती फिरेगी, उसकी प्रॉपर्टी का हिसाब लगाती फिरेगी कि कहाँ है इसकी प्रॉपर्टी, कैसे मैं इसके क्लेम को सैटिस्फाई करवाऊँ। तो एक तो नंबर 1 पहले नंबर पे वो उससे कहती है कि भई आप ना हमें कोई सिक्योरिटी दे दें कि अगर लास्ट में आपके अगेंस्ट फैसला आएगा भी तो हम फौरी तौर पर क्विक रिलीफ़, क्विक रेमेडी दें प्लेंटिफ को, और आप भी फ़ारिग और वो भी फ़ारिग।
लेकिन वो कह रहे हैं अगर आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे, तो कोर्ट को फिर पता है कि ये आपकी प्रॉपर्टी है, कोर्ट आपको मना कर देती है कि अब आप नहीं कर सकते, वो कह रहे अभी नहीं ना दे रहे, लास्ट में जब फैसला आपके अगेंस्ट आएगा तो हम आपकी प्रॉपर्टी से पैसे दिलवा देंगे। प्लेंटिफ के क्लेम को उन्होंने सेटिस्फाई करवाना है, तो वो कह रहे हैं कि अगर अब ये बहुत ज़्यादा चालाक बन के ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ सूट ही अपनी प्रॉपर्टी को आगे पीछे कर दे, ताकि मैं बाद में बच जाऊँ, मुझे ना क्लेम को सेटिस्फाई करना पड़े, तो कोर्ट कहते हैं कि हम आपको ऐसी चालाकी करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। हम आपसे मना करते हैं कि अब आपने सिक्योरिटी नहीं ना जमा करवाई, तो ना आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना उस पर किसी का चार्ज क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने इस पे चार्ज क्रिएट करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो पहले कोर्ट की इजाज़त के साथ ये होगा। रूल 2 सिक्योरिटी। अब ये रूल ना बेसिकली इस सिनेरियो से डील कर रहा है कि जब रूल 1 के तहत उसे सिक्योरिटी के लिए शो कॉज़ नोटिस दिया गया था कि वो आपसे सिक्योरिटी ना ली जाए। अगर वो सिक्योरिटी देने में नाकाम हो जाता है, तो देन उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा, रूल 2 इसके मतलब बात करता है। फिर द डिफेंडेंट फेल टू शो कॉज़ द कोर्ट, मतलब वो उस जो शो सच कॉज़, मतलब वो ना उससे जब पूछा जा रहा होता है कि क्यों आपसे सिक्योरिटी ना ली जाए, तो वो उसकी एक सफिशिएंट रीज़न नहीं दे पाता। द कोर्ट शैल ऑर्डर हिम either to deposit in court money or other property sufficient to answer the claim against him। अब कोर्ट इसके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकती है। नंबर 1, या तो वो ये ऑर्डर पास कर सकती है कि भाई जो या तो आप पैसे जमा करवा दो या कोई प्रॉपर्टी सबमिट करा दो कोर्ट के अंदर, जो भी आपके अगेंस्ट क्लेम किया जा रहा है ना, उसको सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट है। नंबर 2, वो कह सकती है और टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस एट एनी टाइम व्हेन कॉल्ड अपॉन व्हाइल द सूट इज पेंडिंग एंड अंटिल सेटिस्फैक्शन ऑफ एनी डिक्री दैट मे बी पास अगेंस्ट हिम इन द सूट। या वो कहते हैं कि भाई जो भी ड्यूरिंग अ पेंडेंसी ऑफ अ सूट या जो डिक्री आपके अगेंस्ट आनी है उसकी सेटिस्फेक्शन तक आपको कोर्ट में जो अपेयर किया जाना है, बुलाया जाना है, उस अपेयरेंस के हवाले से आप या तो सिक्योरिटी जमा करवा दो। नंबर 3, और मेक सच ऑर्डर एज ए थिंक फिट इन रिगार्ड टू द सम विच may have been paid by the defendant under the proviso to the last preceding rule। इसी तरह रूल 1 के प्रोवाइजो के तहत जो उस पर्सन ने जो अरेस्ट वारंट के ऊपर सफिशिएंट अमाउंट थी ना उसके प्लेंटिफ के क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए, वो अमाउंट जो उसने जमा करवाई थी ना डिफेंडेंट ने, उस अमाउंट के मतलब भी वो कोई कोर्ट वो ऑर्डर पास करती है जो उसे बेहतर लग सकता है। नेक्स्ट है सब रूल 2, एवरी श्योरिटी फॉर द पेरेंट्स ऑफ अ डिफेंडेंट शैल बाइंड हिमसेल्फ। कह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन जामिन होता है कि डिफेंडेंट नहीं आए, डिफेंडेंट की पेरेंट्स की मतलब वो गारंटी देता है कि इसको कोर्ट में लाना मेरी जिम्मेदारी है, तो वो अपने आप को इस चीज़ के हवाले से बाइंड करता है जज जमानत देने पर। एंड डिफॉल्ट ऑफ सच अ पेरेंट्स टू पे एनी सम ऑफ मनी विच द डिफेंडेंट में बी ऑर्डर टू पे इन द सूट। और अगर वो उसे नहीं लेकर आ पाता क्योंकि इसने उसकी ज़मानत दी होती है, इसकी वजह से इसे लेने के देने पड़ जाते हैं, और जो सूट के अंदर उस पर लायबिलिटी होती है डिफेंडेंट पे कि उसने पैसे पे करने हैं, वो पैसे फिर अब श्योरिटी को पे करने पड़ जाते हैं, जस्ट एक ज़मानत देने की वजह से। नेक्स्ट आ जाता है रूल 3, प्रोसीजर ऑन एप्लीकेशन बाय श्योरिटी टू बी डिस्चार्ज। मतलब ये जो ज़ामन है, जिस श्योरिटी है, वो एक दरख्वास्त देकर अपने आप को इसके एज़ अ श्योरिटी ऑफ द डिफेंडेंट अपने आप को डिस्चार्ज कर सकता है इस अपनी ज़मानत से, और अगर वो ऐसा कर लेता है दैन क्या प्रोसीजर फ़ॉलो किया जाएगा, ये इस रूल 3 के अंदर बताया गया है। टोटल 3 सब रूल हैं इसके। Rule 1, Sub-Rule 1. A surety for the appearance of a defendant may at any time apply to the court in which the becomes such surety to be discharged from his application। वैसे अगर किसी शख्स ने ज़मानत दी है ना डिफेंडेंट की हाज़िरी की, उसकी अपीयरेंस की कोर्ट में, तो उसके पास ये राइट है कि वो किसी भी टाइम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दे सकता है कि भाई वो उसको जो है वो इसकी श्योरिटी के तौर पर कि जो एप्लीकेशन उससे डिस्चार्ज किया जाए, उसके लिए वो दरख्वास्त दे सकता है। सब रूल 2, ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड। अब जैसे ही दरख्वास्त दी जाती है द कोर्ट शैल समन द डिफेंडेंट टू अपीयर। कोर्ट जो है वो समन भेजता है डिफेंडेंट को हाजिर होने के लिए, और इफ़ इट थिंक फिट में इशू अ वारंट फॉर हिज अरेस्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। और अगर उसको बेहतर लगता है तो वो पहले ही लम्हे बजाय समन भेजने के वो वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी कर सकता है। मतलब समन तो उस पर है ऑब्लिगेशन के जैसे ही दरख्वास्त है उसने भेजना ही है, बाकी वारंट ऑफ अरेस्ट के हवाले से उसकी डिस्क्रिप्शन है कि अगर वो चाहे तो समन के जगह अरेस्ट वारंट भी जारी कर सकता है अगेंस्ट द डिफेंडेंट। सब रूल 3 कहता है कि ऑन द अपीयरेंस ऑफ अ डिफेंडेंट इन परस्यूंस ऑफ द समन और वारंट और ऑन हिज वॉलंटरी सरेंडर। और अब डिफेंडेंट कोर्ट में आया आया समन के थ्रू आया, वारंट के थ्रू आया, या वॉलंटरी सरेंडर यानी खुद आ गया बगैर समन और वारंट के, द कोर्ट शैल डायरेक्ट द श्योरिटी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन। जैसे ही डिफेंडेंट कोर्ट में आया, कोर्ट डायरेक्शन दे देगा कि भाई आज से श्योरिटी अपनी इस ऑब्लिगेशन से जो है वो सुरखरू हो गया, डिस्चार्ज हो गया, मतलब अब इसे इसके ज़ामन रहने की कोई ज़रूरत नहीं। एंड शैल कॉल अपॉन द डिफेंडेंट टू फाइंड फ्रेश सिक्योरिटी। और उसे कहता है कि भाई अब आप अपने लिए नया ज़ामन तलाश करो। नेक्स्ट है रूल 4, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट। रूल 4 को डिस्कस करने से पहले जो है रूल 2 और 3 के अंदर पंजाब लेवल पर एक अमेंडमेंट आ गई है, वो पहले हम लोग कवर करेंगे, फिर हम लोग रूल 4 की तरफ जाएंगे।
So order 18 for rule 2, the following shall be substituted. Rule 2 procedure and application वगैरह, where an order under rule 1 is made. अब पंजाब के अंदर रूल 1 ये कहता था कि भाई उसे ना वो पहली पेशी पे ही डिक्री जो उसके अगेंस्ट पास होनी है डिफेंडेंट के, उसके हवाले से वो उसे कहता था कि भाई सिक्योरिटी जमा करवा दो। कोर्ट से कहता था कि अगर इन फ्यूचर आपके अगेंस्ट कोई डिक्री आ जाती है तो ऑलरेडी सिक्योरिटी जमा हो, ताकि हम प्लेंटिफ के क्लेम को सेटिस्फाई कर सकें। अगर तो ऐसा ऑर्डर पास हुआ है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, उसे सिक्योरिटी जमा करवाने का कहा गया है, द डिफेंडेंट में अप्लाई अलॉन्ग विद एन एफिडेविट टू द कोर्ट फॉर परमिशन टू ट्रांसफर चार्ज प्रॉपर्टी। तो डिफेंडेंट जो है वो दरख्वास्त देगा कोर्ट को, एफिडेविट लगाएगा उस दरख्वास्त के साथ। दरख्वास्त इसलिए देगा कि भाई कोर्ट से इजाज़त दे कि वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सके या उस पर किसी किस्म का चार्ज क्रिएट करवा सके, मतलब उसे सेल कर सके या वरासत में या विल में दे सके, या फिर उस पर लोन ले सके, उसे मॉर्गेज कर सके, प्लेज कर सके, उस पर किसी किस्म का चार्ज क्रिएट कर सके, इसके लिए वो दरख्वास्त देगा। सब रूल 2 ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, और इस दरख्वास्त के मिलने के बाद कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि दैट द इंटेंडेड डिस्पोजल बाय द डिफेंडेंट इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट द ड्यू सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डिक्री में प्रोसीड टू द ग्रांट सच परमिशन। कह अब ये दरख्वास्त मिलने पर अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि भाई जो ये ट्रांसफ़र करवाना चाहता है ना, सॉरी इंटेंडेड डिस्पोजल, अब डिस्पोजल दो तरीके से यानी ट्रांसफ़र चार्ज की सूरत में वो कह रहे हैं किसी तरह ये डिफेंडेड करवाना चाहता है, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो जो डिक्री आएगी ना उसकी सेटिस्फेक्शन को किसी तरह भी इफेक्ट नहीं होगा अगर ये अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर भी दे या उस पर चार्ज भी क्रिएट कर दे। देन कोर्ट इस सिचुएशन के अंदर इसे परमिशन ग्रांट कर सकती है, वो फिर वो उसको परमिशन दे देगी। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कि अगर मैं इसे इजाज़त दे भी दूँ तो इन फ्यूचर जो डिक्री की सेटिस्फेक्शन पर इस इजाज़त का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है रूल 3 के अंदर क्या आया है, सब्स्टिट्यूशन। सो रूल 3 क्या कहता है, वो कह रहे हैं द डिफेंडेंट में अप्लाई टू द कोर्ट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्डर इशू अंडर रूल 1। रूल 1 के तहत कोई ऑर्डर जो पास हुआ था, कोर्ट ने से कहा था कि सिक्योरिटी जमा करवाओ, इसने सिक्योरिटी नहीं जमा करवाई थी, तो कोर्ट ने इसे फिर प्रोहिबिट कर दिया था कि अब आप अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या फिर इस पर किसी किस्म का चार्ज नहीं क्रिएट कर सकते। तो डिफेंडेंट जो है वो जो ये ऑर्डर रूल 1 के तहत पास हुआ है ना, कि जब उसे मना किया जा रहा है और उसने सिक्योरिटी नहीं जमा करवाने पर कोर्ट कहता है भाई ऐसे ऑर्डर को वो कोर्ट से ना वेकेशन कराने की, ख़त्म करवाने की दरख्वास्त दे सकता है। कब दे सकता है? बाय फर्निशिंग इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ अ कोर्ट फॉर द ड्यू सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री पास अगेंस्ट, मतलब अगर कोई डिग्री जो इसके अगेंस्ट कभी इन फ्यूचर हो सकता है पास हो जाए, उस डिग्री को सेटिस्फाई करने के लिए अगर मुकम्मल तौर पर सेटिस्फेक्शन ग्रांट सिक्योरिटी दे देता है कोर्ट के अंदर, तो जैसे ही सिक्योरिटी देकर ये इस जो ऑर्डर रूल 1 के तहत इस पर पास हुआ है ना, उस ऑर्डर को ख़त्म करवाने की दरख्वास्त दे सकता है विद द पेमेंट ऑफ द सिक्योरिटी मतलब जो डिग्री इसके अगेंस्ट आएगी उसको सेटिस्फाई करने के लिए अगर ये मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी जमा करवा दे, तो वो सिक्योरिटी जमा करवा कर जो ऑर्डर 18 के रूल 1 के तहत इसके अगेंस्ट ऑर्डर पास आया है उसको ख़त्म करवाने की दरख्वास्त दे सकता है। ओके, रूल 4 कहता है प्रोसीजर वे डिफेंडेड फेल टू फर्निश सिक्योरिटी और फाइंड फ्रेश सिक्योरिटी। सो वो कह रहे हैं कि अगर तो डिफेंडेंट ना सिक्योरिटी जमा करवा पाए, ना आप ज़ामन जमा दे पाए, तब क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। वेयर द डिफेंडेंट फेल टू कंप्लाई विद एनी ऑर्डर अंडर रूल 2 और रूल 3, मतलब अगर जो ऑर्डर पास हुआ था रूल 2 के तहत कि आपने सिक्योरिटी जमा करवानी थी, आप सिक्योरिटी ना जमा करवा सके, डिफेंडेंट सिक्योरिटी ना जमा करवा सका, रूल 3 के तहत ऑर्डर पास हुआ था कि ज़ामन प्रोवाइड करे नहीं, वो ना प्रोवाइड कर सका, देन द कोर्ट में कमिट हिम टू प्रिजन। अब सिक्योरिटी ना देने पर, श्योरिटी ना देने पर, देन अब इसको कोर्ट जेल में डाल सकती है। कब तक? अंटिल द डिसीजन ऑफ द सूट और वेयर अ डिक्री पास्ड अगेंस्ट द डिफेंडेंट अंटिल द डिक्री हैज़ बीन सेटिस्फाइड। कब तक इसे जेल में रखेगी? जब तक इस सूट का डिसीजन नहीं हो जाता और अगर जो डिक्री इसके अगेंस्ट पास होगी उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन इन प्रिजन अंडर दिस रूल इन एनी केस फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 मंथ। अब इस रूल के अंदर यानी जो डिटेंशन का टाइम पीरियड है वो जस्ट 6 माह है। 6 माह से ज़्यादा आप किसी को अगर बिफोर जजमेंट अरेस्ट का कोर्ट ऑर्डर पास करती भी है ना, ऑर्डर 38 के तहत, तो उसका टाइम पीरियड जो डिटेंशन है वो जस्ट 6 माह है। 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। नॉट फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 6 वीक दैन द अमाउंट और वैल्यू द सब्जेक्ट मैटर सूट डज नॉट एक्सीड 50 रुपीज़, यानी जो सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है सूट के अंदर वो जस्ट 50 रुपये है, 50 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर डिटेंशन का टाइम पीरियड 6 हफ्ते या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 1.5 माह। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो पर्सन शैल बी डिटेन इन प्रिजन अंडर द रूल आफ्टर ही हैज़ कंप्लाई विद सच ऑर्डर, मतलब अगर वो सिक्योरिटी वगैरह जमा करवा देना जो इसमें ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है या श्योरिटी दे दे, उस वो ऑर्डर वो पूरा कर दे, कंप्लाई विद सच ऑर्डर यानी जो सिक्योरिटी जमा करवा दे या श्योरिटी दे
दे, तो अब इस सिचुएशन के अंदर उस पर्सन को ऐसे पर्सन को जो सिक्योरिटी और श्योरिटी दे दे उसको फिर जेल में नहीं डाला जाता, उसे डिटेंशन में नहीं रखेंगे। सो ये आपके पास रूल 1 to 4 थे ऑर्डर 38 के, जो कि इसके फर्स्ट सब्जेक्ट से डील करते थे, यानी अरेस्ट बिफोर जजमेंट, यानी जब कोर्ट जजमेंट पास होने से पहले अरेस्ट करने का ऑर्डर दे सकती थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसके सेकंड सब्जेक्ट, जो कि डील करता है कि कोर्ट जजमेंट पास करने से पहले अटैचमेंट का भी ऑर्डर दे सकती है, और इसके जो लास्ट रूल हैं 5 to 13 वो इस सब्जेक्ट से डील करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको तो सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हमने ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट कवर किया है, जो इसके फर्स्ट 4 रूल इससे डील करते हैं, उनको एक समराइज़ करें अगर थोड़ा सा कि इस पे बेसिकली बात क्या की गई है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको समराइज़ कर लेते हैं। तो समरी इन 4 रूल्स की बेसिकली ये है कि एक है मिस्टर डिफेंडेंट एक केस के अंदर, और कोर्ट को दरख्वास्त मिलती है उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट, या एफिडेविट मिलता है, जिस एफिडेविट और एप्लीकेशन में कोर्ट को ये शो करवाया जाता है कि भाई ये जो डिफेंडेंट है ना, ये पाकिस्तान को छोड़ चुका है या ये छोड़ने वाला है, और प्रोबेबिलिटी है कि इसने पाकिस्तान वापस नहीं आना, या फिर जो इसकी कोई प्रॉपर्टी थी इसने वो डिस्पोज ऑफ कर ली है, मतलब किसी को बेच दी या उसको लोन पे दे दिया, किसी तरह भी इसने डिस्पोज कर दिया। अब कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ना ये कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में बंदा है या जाने वाला है पाकिस्तान से। अब कोर्ट सेटिस्फाई हो गई कि इसके पाकिस्तान में ना रहने की वजह से और ना वापस आने की वजह से, ना इसकी प्रॉपर्टी मेरी लोकल लिमिट में जुरिस्डिक्शन ना होने की वजह से, जो डिक्री इसके अगेंस्ट इन फ्यूचर पास होगी वो मैं एग्जीक्यूट ना करवा पाऊँगी, उसकी एग्जीक्यूशन में मसला हो जाएगा, यानी प्लेंटिफ के क्लेम को सेटिस्फाई करवाना प्रॉब्लम आ जाएंगी। उसके अगेंस्ट जो प्लेंटिफ का डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो क्लेम आता है ना, उसके इस एक्शन की वजह से वो सेटिस्फेक्शन होने में मसला होगा। तो अब कोर्ट क्या करती है, कोर्ट इसको एक शो काउज नोटिस देती है, जिसमें वो इससे कहती है कि भाई आप ना मुझे सिक्योरिटी जमा करवाएं। अब सिक्योरिटी 2 तरह की हो सकती है, वो विद श्योरिटी भी हो सकती है, विदाउट श्योरिटी भी हो सकती है। विदाउट श्योरिटी में जस्ट वो उससे पैसों के मुतालबा करते हैं कि भाई आके कोई पैसे जमा करवा दें या कोई प्रॉपर्टी जमा करवा दें, जो भी प्लेंटिफ आपके अगेंस्ट क्लेम कर रहा है ना, जो कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए सफिशेंट हो, उतनी मालियत की प्रॉपर्टी या पैसे जमा करवा दें। तो अगर तो वो पैसे जमा करवा दे कोर्ट में आके, या फिर जो वारंट अरेस्ट करने वाला ऑफिसर आया था उसको एग्जीक्यूट करवाने वाला उसे ही जमा करवा दे, तो वो अमाउंट कोर्ट में डिपॉजिट हो जाती है, और फिर कोर्ट से अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं देती, क्योंकि उसने क्लेम तो सेटिस्फाई करने के लिए सिक्योरिटी तो जमा करवा दी ना। दूसरी सिक्योरिटी होती है विद श्योरिटी, जिसमें कोर्ट आपसे पैसे और ज़ामन दोनों मांगती है। तो अगर आप वो प्रॉपर्टी और पैसे जमा करवा दो जो कि क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी हैं, प्लेंटिफ की अगर डिक्री इन फ्यूचर आपके केस पास हो जाती है और ज़ामन भी प्रोवाइड कर दो, देन भी कोर्ट आपको अरेस्ट नहीं करती, अरेस्ट करने का ऑर्डर नहीं देगी, क्योंकि आप क्लेम को सेटिस्फेक्शन करने के लिए सिक्योरिटी और श्योरिटी तो प्रोवाइड कर रहे हो ना। मसला यहाँ पर रेज होता है जब आप कोर्ट में आओ, सिक्योरिटी ना दे सको, या फिर आप ज़ामन ना दे सको, या अगर आपने ज़ामन दिया था तो वो अपनी ज़मानत वापस ले ले। तो अब कोर्ट आपको क्या कहती है, अब कोर्ट आपको अरेस्ट कर सकती है, और यहाँ पर जो अब आपकी अरेस्ट होती है उसमें डिटेंशन का टाइम पीरियड जस्ट 6 मंथ होता है, 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होता, और आप तब तक कोर्ट की डिटेंशन में रहते हो जब तक जो भी डिक्री आपके अगेंस्ट पास होनी है वो पास हुई है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती, या जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक आप डिटेंशन में तो रहते हो, लेकिन फिर भी 6 महीने से ज़्यादा आपको डिटेन नहीं रखा जा सकता ऑर्डर 38 के तहत। अगर जजमेंट से पहले आपके अरेस्ट का ऑर्डर आता है ना, तो आपको 6 महीने से ज़्यादा डिटेंशन नहीं करा जाता। और अगर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जिसके बारे में डिस्प्यूट है वो जस्ट ₹50 है, ₹50 से ज़्यादा नहीं, तब आपको 6 हफ्तों से ज़्यादा डिटेन नहीं करके रखा जा सकता। लेकिन अगर आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, श्योरिटी दे दो, या फिर जो है सिक्योरिटी जमा करवा दो, तब फिर आपको जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा अरेस्ट से, फिर आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। सो ये हमारे पास ये टोटल ये जो 4 रूल थे इसके फर्स्ट सब्जेक्ट से डील करते थे, अरेस्ट बिफोर जजमेंट से। ये इन 4 रूल्स की एक समरी थी जिसको मैंने ब्रीफ वे में समझाने की कोशिश की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह रूल 5 to 13 यानी जो उसका सेकंड सब्जेक्ट है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, उसको कवर करेंगे।